जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो हमने बात की लाफ्समलिया की, और ये आज की वीडियो उससे बिल्कुल मुताबिकत रखती है। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी जानेंगे। बड़े आसान अल्फाज में, वर्डिंग में मैंने समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज़ लाइक योर्स लाइक, एक जैसा अपने जैसे को शिफा देता है। इसमें पहला लाइक हमने डिस्कस किया जो ड्रग प्रूविंग के दौरान मेडिसिनल सब्सटेंस रजा कराना तौर पे दिया गया ड्रग प्रूवर्स को, और उनमें कुछ सिम्टोमेटोलॉजी अक्कर हुई, अपीयर हुई, उसको नोट किया गया। और ये फिर हतमी शक्ल में मटीरिया मेडिकाज की शक्ल हमारे सामने आज मौजूद है। सबसे पहला मटीरिया मटीरिया मेडिका प्योरा, जो कि फादर ऑफ होम्योपैथी मास्टर हानेमन ने खुद तख्लीक किया और अपनी निगरानी में सारी प्रूविंग करवाई। अब दूसरा जो सा लाइक है, वो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो ये जो सिम्टम्स हमने कलेक्ट किए ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, जो कि जीनत है हमारे मटीरिया मेडिकास की, उनको कंपेयर कर दें और एक मुनासिब पोटेंसी में दे दें। यही होम्योपैथी है। तो लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है। तो ये जो अब आज का सेगमेंट है, ये इसी से रेलेवेंट है। इस दौरान एक बात थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई क्वेश्चन रेज हो कि ये व्हाट इज ड्रग। ये मैंने मेडिसिनल सब्सटेंस की बात की, तो व्हाट इज मेडिसिनल सब्सटेंस। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऐसा सब्सटेंस, वो कुछ भी हो सकता है जो हेल्दी ह्यूमन में सिम्टमटोलॉजी जनरेट करे, जो अलामात जनरेट करे। वो चीज कुछ भी हो सकती है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिनल सब्सटेंस ही अलामात को जाहिर करता है हेल्दी ह्यूमन में। और फिर जब ये अलामात जनरेट होती हैं तो उसके बाद फिर मटेरिया मेडिका और आगे फिर जब ये पेशेंट आता है तो इनको कंपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, ये पहले लाइक में हमने ना सिर्फ लॉ ऑफ सिमिलिया, इसके साथ साथ हमने हल्का सा टच दिया ड्रग प्रूविंग को, जबकि ये एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अब मैंने प्रीवियस कहा था कि हम इसको एलेबोरेट करते हैं। ये तीन वर्ड हैं, लाइक, क्योस, लाइक। इन तीन वर्ड्स के जरिए हमने होम्योपैथी को 360 डिग्री पे देखना है कि पूरी होम्योपैथी इसमें इनक्लोज्ड है, बंद है, इसकी पूरी कोर। और वही कोर जिसको बयान किया गया आर्गेनन में, और वही कोर जिसको बयान किया डॉक्टर स्मोइल हानेमन ने। तो दोस्तों, अगले सेगमेंट के लिए मुझे थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा राइटिंग का। तो चलते हैं हम पेपर के ऊपर। कोशिश करूंगा कि आप लोग समझ सकें बात को, और कोशिश ये भी रखूंगा कि जो से अल्फाज हैं वो आसान रहें, ताकि मैक्सिमम लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, अब ये हम पेपर पे आ गए हैं, ये ज़रूरी था। टॉपिक है लॉ ऑफ सिमिलर, लॉ ऑफ सिमिलिया। पहले बयान हो चुका, लाइक, क्योर्स, लाइक। तो दोस्तों, अब आपने ज़रा गौर करना है। ये बात हुई जो सिम्टम्स हमें हासिल हुए ड्रग प्रूविंग के थ्रू, और ये सिम्टम हमें मिले पेशेंट में, मरीज में। अगर हम इन खाली दो लफ्ज़ों को देखें तो इस पहले लाइक से हमें जो चीज़ पता चली वो है ड्रग प्रूविंग। और दोस्तों, ड्रग प्रूविंग को लॉ का दर्जा हासिल है होम्योपैथी में। ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये जो सा प्रोसीजर है, ये बाकायदा एक लॉ की हैसियत रखता है। और ये लाइक जो कि हमें मरीज आके
बताता है, कुछ भी, उसमें तमाम सिम्टम्स मौजूद है इस लाइक में। कंप्लीट सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट। अब अगर कंप्लीट सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट की बात करें तो ऑब्वियसली वो हमें मेंटल दे रहा है और साथ हमें फिजिकल सिम्टम दे रहा है। अब मेंटल के बारे में जो कुछ भी है, हम 1 साल कम अज़ कम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम भी दोबारा से स्टडी करते हैं। पहली दफ़ा हम थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध एनाटमी में हासिल करते हैं, दूसरे नंबर पे हम फिजियोलॉजी में, उसके बाद डिसऑर्डर हम पैथोलॉजी में, और जनाब फिर हम साइकोलॉजी में भी मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने बात की सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट। अब इसमें हर तरह के सिम्टम्स इंक्लूड है, चाहे वो मेंटल है चाहे वो फिजिकल है। उसके बाद मेंटल जर्नल और फिजिकल जर्नल, उसके बाद जनाब कॉमन सिम्टम आ गए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ गए, उसके बाद सब्जेक्टिव आ गए। अब गौर से सुनना मैं क्या कहने लगा हूँ। इसी के अंदर डिजीज्ड सिम्टम भी आएंगे। जिस डिजीज को लेके वो आपके सामने बैठा है। दोस्तों, फिर एक दफ़ा याद करवा रहा हूँ कि ये जो डिजीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, हेपेटाइटिस, फीवर, हेडेक, अल्सर, कैंसर, कुछ भी, ये आपने इन मेंटल और फिजिकल्स के साथ ही इसको भी आपने देखना है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? जब हम इसको बेस बना के तमाम केस को इसके गिर्द रोटेट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज रॉन्ग अप्रोच। ठीक है जी। अब ये लाइक मटेरिया मेडिका वाला, ये लाइक पेशेंट, इसमें तमाम सिम्टम्स, तमाम, बात मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, हर तरह के सिम्टम्स इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, ये वर्ड है क्योर। कि भाईजान, इस क्योर की खातर ही होम्योपैथी का वजूद हुआ, इस क्योर की खातिर। नहीं तो मास्टर हानेमन तो एमडी कर चुके, दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे थे। वो वहाँ उन्होंने ड्रॉबैक्स देखे, कुछ भी, लेकिन वो आखिर थे तो एमडी ना। लेकिन उन्होंने देखा कि देर इज नो एब्सोल्यूट क्योर, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट क्योर। अब ये एब्सोल्यूट वर्ड है जोन सा, यकीनी शिफा, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में मिलता है। तो ये सारा खड़ाक जोन सा होम्योपैथी का है, असल में इस क्योर की खातिर ही हुआ। हमने इन सिम्टम्स को, ये जो डिजीज्ड पर्सन है, जो डिसऑर्डर लेके हमारे पास आया है, इनसे हमने क्या करना है? मुताबिकत करनी है। किस मकसद के लिए? शिफा के लिए। ठीक है जी। अब जरा गौर रखिएगा बात पे, ये क्योर के अंदर क्या क्या है, कि हमने किस तरह मरीज को शिफा की जानिब लेके जाना है, उसको शिफा देनी है, उसके डिसऑर्डर को ऑर्डर में लेके आना है, उसकी डिस ईज, ये वर्ड जरा गौर करें, डिस ईज, यानी कि बंदा मुश्किल में है। इजी कहते हैं ना, इजी, डिस ईजी, जो इजी ना हो। ये दो वर्ड ही समझाने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अब मुआलिज, फिजिशियन, होम्योपैथिक डॉक्टर,
उसकी तमाम तर तवज्जो इस क्योर पे होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू हार्नेमन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन। अब वो इधर से सारे सिम्टम्स उसने उठा लिए, किस मकसद के लिए? क्योर देने के लिए। तो दोस्तों एब्सोल्यूट क्योर किस तरह वो देगा? सबसे पहले वो केस टेक करेगा। केस टेक उसने किस तरह किया? ये जो कंप्लीट सिम्टमटोलॉजी ऑफ द पेशेंट उसने अखज की, अपनी आंख से फिजिशियन आई का इस्तेमाल किया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मेंटल जर्नल, फिजिकल, कॉमन, पिकुलियर, सब कुछ उसने खास खास चीदा चीदा चीजें, क्वेश्चनिंग हो गई, आंसरिंग हो गई, ये कर लिया। इसमें हमें एक और चीज पता चल गई, क्योर का मकसद क्या है? एब्सोल्यूट क्योर। इसमें हमें केस टेकिंग, ये भी फोर्थ ईयर का एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, केस टेकिंग एंड रिपर्टरी, रेपटराइज करना। ठीक है जी। अब मकसद शफा देना, ठीक है जी। अब इसमें हमें और एक चीज, थोड़ा सा मजीद इसको कुरीदें, इस बात को, इस लाइक को, ये जो ये लाइक नजर आ रहा है आपको, इसमें नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ डिजीज मतलब पैथोलॉजी। पैथोलॉजी से पहले हमें फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी से पहले हमें एनाटमी का पता होना चाहिए। वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे पेट में ये है, मेरे साथ ये मसला हो रहा है, मेरे मेरा पैंक्रियाज ये कर रहा है, ठीक है जी, मेरे हेडेक में फ्रंटल हेडेक है, ऑक्सीपुटल हेडेक है। तो ये चीज़ें हमें नॉलेज ऑफ डिजीज की तरफ ले गई। ठीक है जी। अब नॉलेज ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी से पहले हमें नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी मतलब फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। भाई नॉर्मल फंक्शनिंग का पता होगा तो ही पैथोलॉजी का पता होगा। और इससे पहले हमें लोकेशन का पता होना चाहिए कि विसराज जो से एब्डोमिनल विसराज हैं वो किधर किधर पड़े हुए हैं, बॉडी में किधर किधर पड़े हुए हैं। अगर कोई आर्गन ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके दाएं क्या है, इसके बाएं क्या है, हदूद अरबा, हदूद अरबा, इस ऑर्गन का हदूद अरबा क्या है, ये बॉडी में एक्चुअल स्टेट किधर करता है, सिचुएट किधर करता है। तो अब देखें सिर्फ इस लाइक से, ये मैंने बयान किया, ये वाला लाइक, इसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी का पता होना चाहिए। ये डॉक्टर के हथियार हैं, टूल्स हैं, जिनके बारे में मैं खपता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें सीख के वो डॉक्टर की सीट पे बैठने का मजाज है। क्योंकि पेशेंट जो सिम्टम्स दे रहा है, पेशेंट जो अलामात दे रहा है भाई, उसमें हर तरह की अलामात हैं, हर तरह की। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होगा, एनाटमी के बारे में पता होगा, फिजियोलॉजी के बारे में पता होगा, पैथोलॉजी के बारे में पता होगा। तो इस लाइक को इजी ना लें। ये जो लाइक है भाई ये इजी नहीं है। ठीक है जी। क्योर, केस टेक हो गया। केस टेक करने के बाद अब क्या करना है? अब हमने ये करना है कि कोई मुनासिब पोटेंसी, इसमें इस हिस्से में क्योर में पूरी होम्योपैथी की कोर जो उसके लॉज हैं, जो उसकी थ्योरीज हैं, वो छुपी हुई हैं। कैसे? गौर कीजिएगा जरा। पहले हमने जिक्र किया था ऊपर लॉ ऑफ ड्रग प्रूफिंग का। इसमें इस क्योर में क्या क्या शामिल है? लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, ठीक है जी,
उसके बाद यानी कि हमने ट्रिचुरेटेड फॉर्म, पोटेंटाइज्ड फॉर्म पेशेंट को देनी है। आगे लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, कम से कम मिकदार, कम से कम, कम से कम, इसको लॉ ऑफ सिंप्लेक्स बोलते हैं। तो एक सवाल फिर खड़ा तो होता है जी कि मदर टिंचर्स फिजिकल डोज है, तो क्या मदर टिंचर्स या लोअर पोटेंसीज का इस्तेमाल क्या लॉ ऑफ सिंप्लेक्स को पूरा करता है? मैं सवाल एक छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इस पे गौर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने ड्रग प्रूविंग को थोड़ा सा टच किया, क्योर के ज़िमरे में हमने केस टेकिंग को देखा। केस टेकिंग के बाद जनाब हमने एक पोटेंसी सेलेक्ट की, डायनामाइजेशन। ये पता होना चाहिए ना, व्हाट इज़ डायनामाइजेशन। ये कम अज़ कम 15 दिन का चैप्टर है भाई, ये डायनामाइजेशन इजी नहीं है। उसके बाद लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। अब लॉ ऑफ सिंप्लेक्स हमें पता कि 12C और 24X के बाद देर इज नो इवन सिंगल मॉलिक्यूल और एटम इज प्रेजेंट इन ओवर पोटेंसीज। सबको पता है कि 12C और 24X के बाद देर इज नो सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, कुछ भी नहीं उसमें। तो उसमें फिर क्या है? कोई कहते हैं एनर्जी है, कोई कहते हैं कुछ, कोई कहते हैं कुछ। तो भाईजान ये जो डायनामाइजेशन का चैप्टर है 15 दिन मांगता है। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डायनामाइजेशन देख लिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स दे दिया हमने, महदूद डोज देनी है ना। तो अब आगे अगला मरला है दे दी मेडिसिन। लेकिन देने से पहले उस ये जो सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट, ये ऊपर आ जाए, ये लाइक हमने यही कहा था ना कि ये मरीज के सिम्टम्स है दोस्तों। इसी में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, इसमें टेम्परामेंट भी है, इसमें पेशेंट का म्याज्म म्याज्म, हंस लें थोड़ा सा, म्याज्म वो भी नजर आएगा आपको, ये नजर आना चाहिए। क्या ख्याल है? तो दोस्तों, म्याज्म के बारे में क्रॉनिक डिजीजेज में मास्टर ने जो कुछ फरमाया, म्याज्म एक थ्योरी है, इसको लॉ का दर्जा अभी तक नहीं मिला, जिसको म्याज्मेटिक थ्योरी बोलते हैं। और हम सारे ही जानते हैं कि थ्योरी की जो वैल्यू है वो और है, और लॉ की वैल्यू और है। तो म्याज्म जो उनसे अभी तक थ्योरेटिकल इरा में है, थ्योरी। तो हमने इसी लाइक में उसको भी देखना है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद, मतलब जो कुछ हमें मिला फिजिशियन आई के इस्तेमाल के बाद, जो कुछ भी मिला वो नोटेड है, वो हमारे पास केस टेकिंग की शक्ल में मौजूद है। उसके बाद एक जो भी मेडिसिन ओवरलैप की हमने वो दी। अब अगला मरला देखिएगा, डायनामाइज डोज आपने तजवीज़ कर दी। तो अब अगला मरला क्या होगा? रिपीटिशन, कि भाई उसको दोहराना कब कब है, कब कब दोहराना है। रिपीटिशन के बाद उसको रोकना कब है, उसको सीज रोकना कब है, ये भी उसी क्योर का हिस्सा है। तो दोस्तों, कोई ऐसी चीज इस आज के 360 डिग्री
360 का मतलब है, जरा गौर कीजिएगा, ये जो लाइन है ये 180 डिग्री की है, ठीक है जी, और ये 180 डिग्री है, और लेकिन एक ये भी 180 डिग्री का एंगल है। तो दायरे ये देखें, ये ऐसे 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, इसी तरह नीचे 90 और 90, 180 नीचे और 180 ऊपर, इसको 360। मतलब हमने हल्का हल्का टच किया है कि पूरी की पूरी होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक में छुपी है। मकसद नॉलेज का क्या है? क्योर देना। अब क्योर देने से पहले भाई उसको इस लाइक का पता होना चाहिए, इस लाइक का पता होना चाहिए। यहां पे नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका आ गया, यहाँ पे नॉलेज ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी, जिसके अंदर एनाटमी को देखा, फिजियोलॉजी को देखा, पैथोलॉजी को देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, मियाजमेटिक अप्रोच, तमाम की तमाम हमने इसमें देखी। किस लिए देखी? क्योर करने के लिए। अब क्योर में वो एक पेटेंटाइज्ड डोज देगा। पेटेंटाइजेशन का जब हम बात करते हैं तो डायनामाइजेशन, वो मैंने पहले बोला कि एक बहुत सोफिस्टिकेटेड साइंस की दुनिया में जिसने इनकलाब बर्पा किया और अभी तक साइंस महवे हैरत है। अच्छा जी, अब पेटेंटाइज्ड डोज हमने उसको दे दी, और फिर अगला मरला क्या है जी? कब कब रिपीट करना है, रिपीटिशन। इससे पहले पेटेंटाइज्ड डोज का मतलब है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स को फॉलो करना। पोटेंटाइज डोज भी दे दी, फिर उसके बाद रिपीटिशन कब कब करनी है। इसी में इंटरकरंट रेमेडी का इस्तेमाल आता है। इंटरकरंट रेमेडी। अब ये इंटरकरंट रेमेडी, कोई कहता है 7 दिन बाद दे दो, कोई कहता है 15 दिन बाद दे दो, इसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन देखें वीडियो कितनी लेंथी हो जाएगी अगर मैं इस हर टॉपिक को अगर खोलना शुरू करूं। ये सिर्फ मैंने हल्का हल्का इसको टच किया है कि होम्योपैथी की पूरी बिल्डिंग इन 3 अल्फाज में छुपी हुई है। और मैं कोई अपने पास से नहीं ये बयान कर रहा। अगर आप अहले फिक्र दानिश हैं, अगर आप होम्योपैथी को समझते हैं, तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि मिर्ज़ा वसीम अपने पास से इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। भाई इन दोनों लाइक को किस लिए? इसलिए क्योर के लिए। और क्योर कैसे देनी है? हाउ टू ड्राइव। ये क्योर बेसिकली होम्योपैथी की गाड़ी को कैसे चलाना है, कैसे रोकना है, कहाँ राइट मुड़ना है, कहाँ लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ पे गाड़ी तेज चलानी है, कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे इंडिकेटर राइट देना है, लेफ्ट, सब कुछ इस क्योर में शामिल है, सब कुछ। और ये इल्म तो है ही है, ये इल्म तो है ही, लेकिन ये एक आर्ट भी है। इसीलिए होम्योपैथी को साइंस एंड आर्ट का दर्जा दिया गया। साइंस साइंस में जनाब लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स वो शामिल है। और आर्ट में सबसे बड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच जो सी है वो केस टेकिंग है, कि आप केस को कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद पोटेंसी का इंतखाब, ठीक है जी, पोटेंसी का इंतखाब, फिर उसकी रिपीटेशन, उसकी सिजेशन, फिर इंटरकरंट रेमेडी। इससे पहले दोस्तों हमें सब कुछ पता होना चाहिए, फिर ही हम सीट पे बैठने के काबिल हैं। तो ये तमाम होम्योपैथी की कोर इन 3 अल्फाज में छुपी हुई है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग पढ़ें। यही क्लासिकल अप्रोच है, और यही वो अप्रोच है जो फ्रेडरिक स्मोइल हानेमन ने ऑर्गेनन में अपने तजर्बात, बरसों के तजर्बात की शक्ल में दी। तो जनाब अब
इसके बगैर चारा कोई नहीं। ये तो हमें मटीरिया मेडिका आसानी पैदा करता है, बेशुमार मटीरिया मेडिका से। यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, इस क्योर के लिए पढ़ना पड़ेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप। एकदम अगर आप चाहें कि आपको सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों, एकदम नहीं मिलता सब कुछ। उसके लिए आपको मेहनत, लगन और अपना जो सा स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को शायद ज़रूरत पड़ जाए दोबारा रिपीट करने की। अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।